सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल शुभम स्टडी जी के और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम स्टडी जी के। इंडियन जियोग्राफी के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम भारत के वनस्पतियों और वनों से रिलेटेड जो भी थ्योरी सेक्शन है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। पहले इसके बाद ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसके बाद हम अगले वीडियो में पार्ट 2 करेंगे इसका। तो इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और साथ ही में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो वन रिपोर्ट आई थी 2019 में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होती हैं, पहली बात आती है वनस्पतियों की। तो पौधों के जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, वनस्पतियां कहते हैं। अब बात आई प्राकृतिक वनस्पतियों की। तो प्राकृतिक वनस्पतियां ऐसी वनस्पतियां होती हैं जिनमें किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, अर्थात जिसको बिना मानव के हस्तक्षेप के स्वयं ही उत्पादित होती हैं और स्वयं बड़ी हो जाती हैं। उन वनस्पतियों को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं। ठीक है। भौगोलिक तत्वों जैसे वर्षा हो गई, आर्द्रता हो गई, तापमान और मिट्टी के आधार पर भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। किसके आधार पर, वहां की वर्षा कैसी है, आर्द्रता कैसी है, तापमान कैसा, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के वन और वनस्पतियां पाई जाती हैं भारत में। जैसे सदाबहारी वन हो गए, पर्णपाती वन हो गए, पतझड़ वन हो गए, ठीक है, मरुस्थलीय वन हो गए, और क्या हिमालय क्षेत्र के वन हो गए जिन्हें पर्वतीय वन कहते हैं, ये वन हो गए। ठीक है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे सदापर्णी वन के नाम से भी जाना जाता है। ये वन भारत में सबसे अधिक आर्द्रता वाले स्थानों में पाए जाते हैं। आर्द्रता का मतलब होता है फ्रेंड्स नमी, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी। नमी कहाँ होगी, जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी। वर्षा के लिए सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है भारत में, ये जो पश्चिमी घाट का ये वाला एरिया है, पश्चिमी घाट का, और ये मेघालय के आसपास का क्षेत्र है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि मेघालय में जो मासिन राम नामक जगह है, वहां पे क्या होती है, संसार में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पे होती है। तो 250 सेंटीमीटर से जहाँ भी ज्यादा सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होगी वहां पे क्या कौन से वन पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक है। और ये क्या होंगे, सघन वन होते हैं और ऊंचे वन होते हैं। इन वनों का विस्तार जो भारत में अगर बात करें तो जो भी प्रदेश यहाँ पड़ जाएंगे उन्हीं में पाया जाएगा। जैसे ये असम वाला पूरा, ये पूर्वांचल के जितने भी स्टेट हो जाएंगे सारे के सारे हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, और पश्चिमी घाट का ये वाला एरिया। और फ्रेंड्स ये जो नीलगिरी पहाड़ियां जो तीनों इस तरह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पे हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जब भारत का आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पे अंडमान निकोबार का एरिया पड़ता है। ठीक है। अंडमान निकोबार एक ऐसा द्वीप समूह है जिसमें भारत की हर एक प्रकार की वनस्पति और वन पाए जाते हैं। इसको भी याद रखिएगा। तो सदाबहार वन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ये हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात की। अब इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को भी 2 भागों में बांटा जाता है उसकी वर्षा और वन के क्षेत्रफल के आधार पर। पहला होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। आर्द्र का मतलब जो जहाँ पे ज्यादा नमी होगी, जब ज्यादा नमी होगी तो वो वन क्या होंगे, सबसे ज्यादा हरे भरे रहेंगे। ठीक है। दूसरा है अर्ध आर्द्र, मतलब कभी कभी वर्षा होती है और साल हमेशा हरे भरे नहीं रहते हैं, सूख भी सकते हैं हल्के फुल्के। ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन। ठीक है। और जो आर्द्र होते हैं हमेशा हरे भरे नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन होते हैं ये भारत के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन होते हैं। क्यों सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन होते हैं, क्योंकि इन वनों से क्या होती है, अच्छी लकड़ी प्राप्त हो जाती है और हमेशा हरे भरे रहने के कारण काफी समय हरे भरे रह जाते हैं। इसके बाद सूख जाते हैं तो लकड़ी क्या होती है, काटने के, फर्नीचर बनाने के काम आती है। इसलिए जो भारत के डेवलपमेंट के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। और बात करें भारत में सबसे ज्यादा सघन वनों का क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। क्यों अरुणाचल प्रदेश वाले में एरिया में है, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे होंगे, यहाँ पे हिमालय बॉर्डर, हिमालय पर्वत की श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के आप ऐसे मान सकते हैं, यहाँ से लेते हुए पूरे लगभग भारत के पूरे अंचल एरिया में पूरे में पाई जाती है। अब यहाँ पे जब होती है, मैं जब आपको मानसून वाला लेक्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे मानसून आता है। केरल के तट से आता है, 2 भागों में बढ़ता है। अभी फिलहाल थोड़ी समझ लेती है। एक भाग शाखा इधर चली जाती है अरब सागर की, और एक बंगाल की खाड़ी में। जो बंगाल की खाड़ी शाखा होती है वो आगे बढ़ते हुए, इस शाखा बढ़ते हुए बांग्लादेश को पार करते हुए मेघालय वाले एरिया में पड़ती है। और मेघालय में जो यहाँ पे गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे जिनका आकार कैसा है, कीप आकार है। कीप आप जानते हैं कैसा होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। कीप मतलब आपने देखा होगा जब भी तेल वगैरह कहीं पे मिट्टी का तेल वगैरह डाला जाता है घरों में, ठीक है, ये कीप के आकार का तेल होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है।
आपने देखा होगा तेल डालने के लिए ऐसी आकार की तीनों पहाड़ियां हैं, जिसके कारण क्या होता है जब मानसून यहाँ पे आता है तो यहाँ पे चक्करदार क्या होता है फंस जाता है। जब मानसून फंस जाता है तो यहीं पे वो घूम घूम के बारिश करता रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे एक एरिया मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं। तो मुख्य वृक्ष हो गया कौन सा, सिनकोना हो गया। रबड़ वाला एरिया तमिलनाडु बॉर्डर पे यहाँ पे पाया जाता है। नारियल की खेती बहुत अच्छी होती है। बांस हो गया, रोजवुड जिसको सीसम कहते हैं, और आयरनवुड भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख वृक्ष हो गए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती से वनों से तुरंत ही निकलता है पतझड़ वन। पर्णपाती मतलब पतझड़ वन, अर्थात ऐसे वन जो पर्णपाती, पर्ण मतलब पत्ता, पाती माने गिर गया, यानी कि जो अपने पत्तों को क्या करते हैं गिरा देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं पर्णपाती वन या पतझड़ वन कहते हैं। लेकिन भारत में दो प्रकार के पतझड़ वन पाए जाते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन क्या होंगे, ऐसे वन में जिनमें मतलब सदाबहार वनों से तो कम वर्षा होगी, लेकिन और जो मरुस्थलीय एरिया होते हैं उससे ज्यादा वर्षा होगी, लगभग यानी कि 250 सेंटीमीटर जो वर्षा हो रही थी सदाबहार वनों में, तो जो अर्धपर्णपाती वन है उनमें क्या होगी 200 सेंटीमीटर भाई वर्षा होगी, और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी। और ये वाला एरिया यहाँ पे ये पूर्वी यूपी का एरिया और बिहार वाला रीजन है जो वेस्ट बंगाल से होते हुए, ठीक है, ये वाला जो पूर्वी उत्तरी पूर्वी भाग है भारत का, और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पश्चिमी घाट में की ढलान पे भी पाया जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की ढलान हो गई और ये उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्र हो गया। और लगभग इसका भारत में जो विस्तार है 19.7% है। कितना, 19.7% भाग में इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। और क्योंकि ये प्रकार के ये वन होते हैं पूर्णतः क्या होते हैं मानसून पे डिपेंड होते हैं। मानसून पे क्यों डिपेंड होते हैं, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से उठा मानसून होता है हिमालय की पहाड़ियों से टकराने के बाद ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के आसपास काफी वर्षा होती है, धुआंधार वर्षा होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो ये हो गई उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन कौन से वृक्ष आते हैं। तो जैसे सागौन हो गया, आम हो गया, शीशम हो गया, त्रिफला हो गया, महुआ हो गया, चंदन हो गया, ये वृक्ष होते हैं। और ये जो सागौन नामक एक वृक्ष है, ये वृक्ष मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसको टीक कहते हैं, सबसे ज्यादा भाग में पाया जाता है। लगभग 50% जितना भी भारत में पाया जाता है उसका 50% एरिया कहाँ पे, अकेले मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। यह हो गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की। तो उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं उनका जो एरिया विस्तार है वो भारत में लगभग 41.8% एरिया में पाए जाते हैं। अब इनमें वर्षा क्या होगी, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों से थोड़ी सी वर्षा कम होगी, यानी कि 100 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर के जो, यानी 50 से 100 भी मैं देख सकते हैं, 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये वन क्या होते हैं, उष्ण सूक्ष्म पर्णपाती वनों का विस्तार ज्यादा पाया जाता है। किन किन राज्यों में, कौन कौन से राज्य, आप इनसे अनुमान लगा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश लगभग ढका हुआ है, मध्य प्रदेश मान लीजिए, महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये कर्नाटक बॉर्डर हो गई, केरल तमिलनाडु के क्षेत्र हो गया, ये सारे एरिया में फैला हुआ है लगभग सबसे ज्यादा, क्योंकि 41.8% लगभग आधा भारत हो गया। ठीक है, इसमें प्रमुख वृक्ष कौन कौन से होते हैं, जैसे आम हो गया, शीशम हो गया, बबूल हो गया, चंदन वृक्ष प्रमुख है। ठीक है, यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्या है, चंदन प्रमुख है। चंदन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की सीमा पे। क्यों है, क्योंकि आप देखते होंगे पश्चिमी घाट के जैसे एरिया, ये वाला ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और नीलगिरी की पहाड़ियां केरल राज्य में भी है, कर्नाटक में भी है और तमिलनाडु, तीनों राज्यों में फैली हुई है, इसलिए चंदन का विस्तार सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों राज्यों में पाया जाता है। ऑब्वियसली सी बात है, जहां विस्तार होगा तो वहीं पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में जो ये हमने बताया, अभी बात की किसकी, नीलगिरी की पहाड़ियों में, तो यहाँ पे जो चंदन का वृक्ष प्रमुख रूप से पाया जाता है, मैंने इसकी बता दी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब लोगों ने क्या किया, जो यूकेलिप्टस का वृक्ष था उसको लगाया, तो उसके हुआ क्या कि यूकेलिप्टस के वृक्ष की बहुत सारी प्रजातियां वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रतिपादित हुई। कहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ियों में। और वो वहां पे यूकेलिप्टस के वृक्षों का इतना अधिक विस्तार हो गया कि वो क्षेत्र क्या हो गया, यूकेलिप्टस के क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में दो प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हो गए, एक यूकेलिप्टस हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, चंदन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में प्रसिद्ध शांत घाटी, आपको पता ही होगा, जो प्रसिद्ध शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, केरल पे है राष्ट्रीय शांत घाटी। ठीक है, किसको आप जानते होंगे, केरल में है शांत घाटी, नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। जब शांत घाटी का नाम आता है तो तुरंत उत्तराखंड की एक पोलोक घाटी है, उसको भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब ये हो गया पर्णपाती वनों के बारे में। अब बात करते हैं मरुस्थलीय वनों के बारे में। मरुस्थलीय वनों का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, आप जानते हो मरुस्थल भारत में, किसको थार, एक ही मरुस्थल तो है भारत में, उसको कहते हैं थार का मरुस्थल। ये थार वाला रेगिस्तान का एरिया हो गया। और कुछ इसका अर्धचंदाकार पेटी के रूप में पाया जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की
बेल्ट आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो अर्धचंद्राकार आपको नजर आ रहा होगा, ये वाली पेटी हो गई। तो कौन कौन सी देखिए, आंध्र प्रदेश के एरिया में आ गया ये वाला क्षेत्र, कर्नाटक के भी एरिया में आ जाएगा, तेलंगाना वाला एरिया भी इसी पड़ जाएगा। तो अर्धचंद्राकार पट्टी। और राजस्थान में देखिए, अब यहाँ पे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। राजस्थान हो गया, दक्षिण पश्चिमी पंजाब हो गया, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा वाला एरिया हो गया, ठीक है, इसमें भी पाया जाता है। और इसका प्रमुख जो वृक्ष होता है वो कौन सा है, खेजड़ी वृक्ष, क्योंकि इसको मरुस्थल का राजा कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि मरुस्थल का राजा किसको कहते हैं, तो खेजड़ी नामक वृक्ष है उसको क्या कहते हैं, मरुस्थल का राजा कहते हैं, ठीक है। और इनमें से प्रमुख वृक्ष कौन कौन से है मरुस्थल, तो बबूल हो गया, खजूर हो गया, नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, ये प्रमुख प्रमुख वृक्ष हो गए, ठीक है। खेजड़ी हो गया। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब आगे बात करते हैं डेल्टाई क्षेत्र की। डेल्टाई क्षेत्र क्या होता है फ्रेंड्स, डेल्टाई क्षेत्र हमने जब नदियों वाला लेक्चर डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था कि जो अरब के सागर में गिरने वाली नदियां होती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, लेकिन जो बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली नदियां होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो अर्थात जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही होंगी वो क्या करेंगी, डेल्टा के क्षेत्र का निर्माण करेंगी। जैसे कौन सी नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है, स्वर्णरेखा नदी हो गई, यहाँ पे निकलती है स्वर्णरेखा नदी, ये वाला तट है, स्वर्णरेखा नदी हो गई, महानदी वाला एरिया हो गया, ठीक है, महानदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, इनका मुहाने हो गए यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे डेल्टाई क्षेत्र निर्माण होता है। और इस साथ में आपको पता होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो संयुक्त डेल्टा होता है उसको क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। और इसी सुंदरवन डेल्टा में एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। कौन सा वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए उसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। इन डेल्टाई वनों में कौन कौन से प्रमुख वृक्ष, जैसे मैंग्रोव वन हो गए, सुंदरी वन हो गए, केवड़ा वृक्ष हो गए, बेंदी के वृक्ष हो गए, ये प्रमुख पाए जाते हैं। जो डेल्टाई क्षेत्र वाला एरिया होता है ये क्या होता है, समुद्र के किनारे होने के कारण क्या होता है, जो समुद्र से तूफान वगैरह चक्रवात उठते हैं उनकी क्या करता है, उनको रोकता है, चक्रवातों को अवरोध का काम करता है, ठीक है, महत्वपूर्ण। और सबसे ज्यादा जो भारत में जो मैंग्रोव वनों का विस्तार है पश्चिम बंगाल एरिया में पाया जाता है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल वाले एरिया में पाया पड़ता है। ये डेल्टाई क्षेत्र के बारे में और देखते हैं, इतना ये डेल्टाई क्षेत्र के बारे में। चलिए आपको बताता हूँ थोड़ा सा और कि डेल्टाई क्षेत्र को, इसमें जो सुंदरी वृक्ष पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है, ये डेल्टाई क्षेत्र वाले एरिया में पाया जाता है। इसका जब ये अभी ताजा रिपोर्ट आई तो सबसे ज्यादा डेल्टाई क्षेत्र वाला एरिया पश्चिम बंगाल के एरिया में निकला गया है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पर्वतीय वनों की। तो भारत में पर्वतीय, क्योंकि भारत का जो पूरा उत्तर वाला एरिया वो लगभग पूरा पर्वतीय क्षेत्र का एरिया है, ठीक है। ये आप नजर आ रहा होगा, यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से लेकर लद्दाख होते हुए हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला एरिया और सिक्किम से होते हुए ये वाला पूरा एरिया अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसमें 3 प्रकार के स्तरों में वन पाए जाते हैं। जो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनको शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे वन कहते हैं। और जब 2000 और 3000 मीटर के होते हैं उनको कोणधारी वन होते हैं, उनमें कोणधारी होते हैं। और जो 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उन वनों को क्या कहते हैं, अल्पाइन वन कहते हैं। तो 3 प्रकार के वन हो गए, कैसे, 1000 से 2000 शीतोष्ण, 2000 से 3000 कोणधारी और 3000 से 4000 अल्पाइन वन कहते हैं। आप यदि लेक्चर को पूरा कंप्लीट करते हैं तो इससे एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, इतना आप जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इन वृक्षों की। तो इनमें जो प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, भोजपत्र हो गया, जिसको प्राचीन काल में लिखने में के लिए उपयोग में लाया जाता था, क्योंकि इससे सफेद पेड़ की सफेद छाल प्राप्त होती थी। किससे, भोजपत्र से। इसको बेतुला यूटिलिस भी कहते हैं। ये लगभग यूकेलिप्टस के आकार का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, यूकेलिप्टस के वृक्ष में सफेद व्हाइट कलर का छाल निकलती है। जिस प्रकार से यूकेलिप्टस के वृक्ष में छाल नहीं निकलती है व्हाइट, लेकिन जो भोजपत्र होता है बेतुला यूटिलिस उसमें सफेद छाल निकलती है, जिसका प्राचीन काल में क्या किया जाता था, उपयोग लिखने के काम में किया जाता था। चीड़ का तेल हो गया, जिसका चीड़ का तेल उपयोग में लाया जाता है। इससे क्या होता है, ये उत्तराखंड वाले एरिया में ज्यादा पाया जाता है। और इससे एक लीसा नामक पदार्थ निकलता है। कौन सा, लीसा पदार्थ निकलता है चीड़ के तेल से। और तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग अनेक कामों में, जैसे साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक सामान बनाने में किया जाता है। तो चीड़ के तेल से क्या होता है, लीसा पदार्थ निकलता है, ठीक है, जिसका उपयोग किया जाता है तारपीन बनाने के, तारपीन के तेल में, साबुन और कॉस्मेटिक में किया जाता है, ठीक है। और कौन से वृक्ष हो गए, सिप्रस हो गया, देवदार हो गया, सिल्वर फर्न हो गया। सिल्वर फर्न वृक्ष क्या होता है, इससे माचिस की तीलियां बनाई जाती हैं। तो माचिस की तीली किस वृक्ष से बनाई जाती है, सिल्वर फर नामक वृक्ष से। अब देवदार वाले वृक्ष क्या होते हैं, ये वाला जो एरिया आपको जम्मू कश्मीर वाला ये बॉर्डर दिख रही है, यहाँ पे देवदार के वृक्ष सर्वाधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत में सबसे ऊंचा स्थान जम्मू कश्मीर समुद्र तल सबसे ज्यादा दूरी पे है। तो ये इसी वाले पश्चिमी एरिया में, जो उत्तर और पश्चिमी एरिया ये भारत का, यहाँ पाकिस्तान के वाले बॉर्डर पे, यहीं पे देवदार के पर्वतीय वन का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। चलिए और आगे डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष जो भारत में पाए जाते हैं। जैसे खैर हो गया, खैर से क्या होता है आप जानते होंगे, कत्थे की लकड़ी प्राप्त होती है, पूरे भारतवर्ष में मिलता है ये वाला वृक्ष, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अधिकतर मिलता है, अलीगढ़ वाले एरिया में मिलता है, ठीक है।
और इसमें पान के लिए जो कत्था लगाया जाता है उसी के उपयोग इससे प्राप्त होता है। तो पान के लिए कत्था खैर नमक वृक्ष से। अब बात करते हैं पलाश। पलाश को क्या करते हैं? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के रूप में जाना जाता है। आप जानते होंगे पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है, इसको कहते हैं। और ये इसके क्या होते हैं, फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। प्राचीन काल में क्या होता था, जब कि रासायनिक रंगों का उपयोग नहीं होता था, तो इन्हीं वृक्षों की जो फूल होते थे उनसे क्या किया जाता था, होली खेलने के लिए रंगों का निर्माण किया जाता था। इसीलिए इन वृक्षों को जंगल की आग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जंगल की आग कहा जाता था। फ्लेम ऑफ द फायर के नाम से जाना जाता था। किसको कहते थे? प्लास को कहते थे, यानी कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए और कुछ वृक्षों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले एक वृक्ष हो गया फर्न। तो फर्न में ऐसा वृक्ष होता है जिसमें क्या होता है, ना तो कोई पौधा होता है, एक तरह का छोटा सा पौधा होता है जिसमें क्या होता है, ना तो फल लगते हैं और ना ही फूल लगते हैं। ठीक है, इसको भी ना तो बीज होते हैं, इसके जब बीज नहीं लगेंगे, फल ही नहीं होगा तो बीज कहाँ से हो जाएगा। तो फल और बीज नहीं लगते किस पौधे में? फर्न हो गया, जिसको आप आम भाषा में चारा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला बात करते हैं तेंदू का पत्ता, जिसको भी जानते होंगे आप, क्योंकि तेंदू का वृक्ष जो होता है इससे क्या होता है, बीड़ी का निर्माण किया जाता है। और इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रीजन में लगभग 33%, जितना मतलब संपूर्ण भारत का लगभग 33%, यानी 1/3% एरिया कहाँ पे? अकेले मध्य प्रदेश में तेंदू वृक्ष का। और एक और डिस्कस किया था हमने लेक्चर में, अभी आगे आपको पता होगा कि कौन सा वृक्ष था, वो सागौन नामक वृक्ष था, जिसका एरिया कितना घेरा हुआ था, लगभग मध्य प्रदेश का 50% एरिया कवर किए होता है। कौन सा? सागौन वृक्ष। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और ये तेंदू वृक्ष हो गया, इसका भी लगभग 33% पार्ट घेरे हुए पूरे भारतवर्ष का। और भारत में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जो अंडमान निकोबार, जिसको मैंने बताया था, जैसे कि ये भारत का मान लीजिए दक्षिण पूर्वी भारत है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार होता है। ये लक्षद्वीप वाले स्टेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार मैंने कहा था हर प्रकार के, यानी मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, हर वनों का विस्तार होता है, मैंने आपको बताया था। और उत्तराखंड वाले एरिया जहाँ पे फूलों घाटी, मैंने जब केरल की घाटी बताई थी, शांत घाटी, वहाँ पे आपको बताया था कि जो फूलों घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे केरल में पाया जाता है। क्यों इसको फूलों घाटी कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 500 से ज्यादा क्या है, 500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं फूलों को, इसलिए इसको फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी पार्ट छूटना ना चाहिए आपका। कि राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले जब 1855 में जो लॉर्ड डलहौजी, जब ब्रिटिश का शासनकाल था पूरे भारतवर्ष में, तो उन्होंने लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने सबसे पहले वनों के संरक्षण हेतु नियम बनाए थे। उस नियम में क्या किया गया था, नियम बनाए गए थे सबसे पहले, और कहा गया था कि वनों के बारे में क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि वनों को संरक्षण हमारे पूरे पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले क्या किया था, वनों के संरक्षण हेतु नियम बनाए। इसके बाद फिर 1894 में क्या होता है, लॉर्ड इल्गिन आते हैं। कौन से? लॉर्ड इल्गिन, उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की लागू कर दी थी। अब उसने कुछ नियम बनाए थे, लेकिन इसने क्या किया, पहली बार देश में राष्ट्रीय वन नीति लागू की 1894 में। इसके तहत क्या किया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसको वन विभाग कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वन विभाग का जो स्थापना है किसके का शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड इल्गिन सेकेंड के शासनकाल में, जो वायसराय था भारत में उस समय 1894 में, उसी के शासनकाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई, तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय वन नीति, ये यहाँ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसको बोलूंगा कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई, तो 1952 में सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई। लेकिन 1988 में इसको संशोधित कर दिया गया और इसको राष्ट्रीय वन नीति 1998, जिसको नई राष्ट्रीय वन नीति के रूप में जाना जाता है। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लगी, 1952 में, और जो नई राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई 1988 में। जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लागू हुई, उसके तहत ये कहा गया कि भारत के प्रत्येक राज्य में कम से कम 33% क्षेत्र पे क्या होना चाहिए, वनों का विस्तार होना चाहिए। लेकिन अभी जो ताजा रिपोर्ट आई भारत 2019 में, उसमें तो 24.53% एरिया था जो वन क्या था, वनों से घिरा हुआ था। मृदा अपरदन पर नियंत्रण होना चाहिए, मिट्टी वनों का संरक्षण होना चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना चाहिए, देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, इकोलॉजिकल सर्वे को बनाए रखना, ये भी रखा गया। और देश के वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, यानी वृक्षारोपण मतलब और वृक्ष लगाना, ये मतलब होता है इसको बढ़ावा देना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यही था कि भारत में लगभग 33% भाग पे क्या होना चाहिए, वनों का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वन अनुसंधान संस्थान FIR, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब कर गई, 1906 में की गई। और भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, देहरादून में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, तो देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान का
की स्थापना कब की गई? 1906 में की गई। इसके क्या क्या होते हैं कि भारत में क्या करना चाहिए? फॉरेस्ट का रिसर्च करना चाहिए और वन अधिकारियों को क्या करना चाहिए? प्रशिक्षित करना चाहिए, कैसे उनको देखभाल करनी है वनों की, वन रेंजरों को प्रशिक्षित करना, ये सब काम होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। ठीक है, इसका मुख्यालय देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1981 में इसकी स्थापना की गई। भारतीय वन यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं। ये क्या होता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अपनी हर साल में रिपोर्ट सौंपता है। इसने जो अभी पहली बार जो अभी तक चल रहा था करंट में, तो 2019 में अपनी फॉरेस्ट रिपोर्ट सौंपी थी। उसका भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या सौंपी इसके बाद। ठीक है, तो हर 2 साल के अंतराल में वो अपनी क्या होता है? रिपोर्ट सौंपता है और पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के अधीन आता है। ये जो हमारा मिनिस्ट्री होती है फॉर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री होती है, उसी के अंतर्गत आते हैं ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जिसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। ये हर साल इसकी हर 2 साल में अपनी रिपोर्ट सौंपता है। अभी हाल ही में 2019 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसको अभी हम क्या करेंगे? डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी स्थापना कब की? 1951 में। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 की रिपोर्ट। इसमें क्या किया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ, इसको जरूर से जरूर यदि हो सके तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, इसमें कि वनों के कितना प्रतिशत क्षेत्रफल होना चाहिए? तो 24.56% एरिया में क्या फैले हुए? वन फैले हुए। लेकिन जो उसमें वन नीति आई थी उसके तहत क्या कहा गया था? नई वन नीति आई उसमें कि भारत के लगभग 33% एरिया पे क्या होना चाहिए? वनों का विस्तार होना चाहिए। लेकिन कितने परसेंट एरिया पे? 24.56% एरिया पे। इसका मतलब वन बहुत ही कम है, इसलिए हमको उनके करना चाहिए, वनों के विस्तार को बढ़ावा देना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ज्यादा वन क्षेत्रफल अगर मध्य प्रदेश में, बात क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश है। लेकिन अगर प्रसन्नता के आधार पर बात करें तो प्रसन्नता में मिजोरम है। ठीक है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य हैं। लेकिन सर्वाधिक प्रसन्नता मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। यानी कि अरुणाचल प्रदेश का काफी बेहतरीन क्या है? वनों का विस्तार काफी बढ़िया है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये दोनों में से, चाहे प्रसन्नता के आधार पे ले लो चाहे क्षेत्रफल के आधार पे, दोनों में सेकंड और नंबर पे। मैंग्रोव वन, मैंने अभी लेक्चर में बताया जब मैंग्रोव वनों के बारे में पढ़ रहे थे, तो पश्चिम बंगाल वाले एरिया में, इसके बाद गुजरात वाली बॉर्डर पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तीसरा, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं? तो कर्नाटक ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है। कर्नाटक आप दक्षिण में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने इसके बाद वृद्धि की है। तो ये वन रिपोर्ट थी 2019 की। अब बात करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और पूछा जाता है कि जो भारत में वृक्षारोपण को, जो वन महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो जो वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में की थी। किसने की थी? के.एम. मुंशी ने चालू किया था। इसको वन महोत्सव को 1950 में के.एम. मुंशी ने चालू किया था। इसको कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में, अभी हाल ही मनाया गया था वन महोत्सव। और एक चिपको आंदोलन की बहुत ही विशेषता मिलती है। चिपको आंदोलन क्या होता है? ये 1970 में प्रारंभ हुआ था। जब भारत क्या था, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही हुआ करते थे, तो उत्तराखंड राज्य में था। और उसमें क्या किया गया था? वनों की कटाई से रिलेटेड था। लोग क्या कर रहे थे? वनों को काटने से क्या कर रहे थे? मना कर रहे थे। और क्या किया था उन्होंने कि वनों पे, पेड़ों पे, हर एक पेड़ पे क्या गए थे? लोग लिपट गए थे, जैसे उसको कहते हैं। उसी को चिपको आंदोलन के नाम दिया गया। चिपक जाओ अपने अपने वृक्षों में, तो ऐसे वृक्षों में चिपक गए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। यदि आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है इस एग्जाम में, इस क्वेश्चन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके कमेंट जरूर करिएगा तो आपको वीडियो कैसा लग रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।